नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल यूसूम पर। और आशा करता हूं कि संक्रमण के इस दौर पे आप सभी सुरक्षित होंगे और अपना खास ख्याल रख रहे होंगे। इस संक्रमण के दौर पे हमने एक छोटी सी अपनी मुहिम शुरू की है इस चैनल के जरिए, जहां पर हम आपको कानूनी जगत के जाने माने प्रसिद्ध चेहरे लेकर आते हैं और उनकी जो जीवन की जो गाथा रही है, उसे प्रेरणा सूत्र जो हम सबके लिए है वो आप तक रखें, ताकि आप सबके लिए भी वो एक प्रेरणा के सूत्र बने और आप उन सब से खासकर इस जैसे युग में, कोरोना के युग में, कुछ अच्छी बातें सीख सके। और अपने जो, अगर आप एक युवा वकील हैं या आप समाज के एक अभिन्न अंग हैं या आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, उनकी जर्नी से आपको सीख सके। और आज हमारे इस खास एपिसोड में मैं स्वागत करता हूँ हमारे से एक बहुत बेहद नामी ग्रामी शख्सियत जो हमसे जुड़ी हुई हैं। वो इस वक्त दिल्ली सरकार की स्टैंडिंग काउंसिल हैं, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल लिटिगेशन के एक प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, और साथ ही मेरे गुरु भी हैं एक तरीके से, क्योंकि सर के अंडर मैंने शुरुआती तौर पर अपनी इंटर्नशिप भी की है। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत हमारे चैनल यूसूम। नमस्कार। And I will just correct first कि मैं एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल हूँ, स्टैंडिंग काउंसिल नहीं। जी जी। तो मैं सर का स्वागत भी कर दूं। सर का मैं नाम नहीं बताया अभी तक, सर का नाम है श्री अनुपम श्रीवास्तव जी। तो सर, आपसे आज हम जुड़ रहे हैं वर्चुअली, फेस टू फेस। हाईकोर्ट में तो मुलाकात होती रहती है, लेकिन सर सवाल जवाब की जो हम श्रृंखला जो हम शुरू करते हैं, उससे पहले मेरा हमेशा एक मौलिक सवाल होता है अपने अतिथियों से कि आप हमें कृपा करके हमारे दर्शकों तक अपनी शुरुआती जो जर्नी रही, आपकी जो शुरुआती पढ़ाई रही, इससे पहले वकील बने, उसके बारे में थोड़ा सा अपनी यात्रा को साझा करें और ये बताएं कि वो कौन सा पहलू रहा आपके जीवन में जहां आपने सोचा कि अब मुझे कानून की पढ़ाई करके वकील बनना चाहिए। मैंने अपनी स्कूलिंग जो थी केंद्रीय विद्यालय से, उसके बाद मैंने बीकॉम किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पीजीडीएवी कॉलेज से। मेरे दिमाग में शुरू से क्लियर था कि मुझे लॉ में जाना है जी। और मैं किसी को जानता नहीं था जिससे मैं कह सकूं कि लॉ में क्यों जाना है। आई एम टॉकिंग अबाउट से आई पास 12th इन द ईयर 1985। उस वक्त वकालत करने वाले समाज के नकारे लोग होते थे, जिन्हें कुछ किसी लायक नहीं होते थे, वो जाके लॉ जो करते थे। पर मैं कमिटेड था कि मुझे लॉ करना है। मुझे किसी ने फैकल्टी है उसमें आपको 55% नंबर ग्रेजुएशन में आ जाएंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। जी। आई डेंट रियलाइज कि वो 55% नंबर डीयू में लाना वाज हेल ऑफ अ चैलेंज। खैर फॉर्चुनेटली मेरे 55% नंबर आ गए, मेरा लॉ में एडमिशन हो गया। मैंने 91 में लॉ किया कैंपस लॉ सेंटर से। उसके बाद मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया। जी। सर, आपने एक बात तो बड़ी अच्छी, जी जी, उस पर मैं आता हूँ। जैसे आपने आपने बताया कि वो नकारा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आप इतने काबिल वकील हैं अपने आप में, तो नकारा की श्रेणी में सर मुझे से लोग आ सकते हैं, आप नहीं आ सकते। मैं उस जमाने की बता रहा हूँ। उस जमाने में नकारा लोग ही आते थे, जिनका कुछ नहीं होता था वही लॉ करते थे। जी। तो सर, एक बार थोड़ा सा मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा इसमें, बिफोर वी गो ऑन टू प्रोफेशनल जर्नी, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपने किन चेंबर को ज्वाइन कर वहां से आपकी क्या यात्रा रही। लेकिन थोड़ा सा उस वक्त के बारे में, स्पेशली क्योंकि आपने बीकॉम किया और बीकॉम के बाद फिर आपने अपनी जो लॉ की यात्रा की, 3 साल का आपने कोर्स किया। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, वो जो दशक था सर, जो लेट 80s का अर्ली 90s का जो दशक था, इसमें मार्केट भी खुल रही थी और लॉ एक तरीके से, जो मैं कहूँगा 5 वर्षीय लॉ भी उस टाइम इंडिया में एक शुरू हुआ था, लेकिन 3 ईयर लॉ कोर्सेज थे। तो उस वक्त की जो लॉ की पढ़ाई जो आपने की, उसमें आप कितना फर्क पाते हैं, अगर आप जो आज जो बच्चे आपके अंडर काम करते हैं, जो ज्वाइन करते हैं आपके चेंबर को या जो इंटर्नशिप करने आते हैं, और उस वक्त जब आप एक लॉ स्टूडेंट थे, उस वक्त जो प्रोग्राम थे इंटर्नशिप के या मेंटरशिप के, वो अवेलेबल थे मार्केट में कि नहीं थे? उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहूंगा। उसके बाद फिर आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। उस टाइम पे एक तो 5 ईयर कोर्स शुरू नहीं हुआ था। आई थिंक जब हम लॉ में एडमिशन लिया 1988 में, उस वक्त बेंगलोर में खुला था अराउंड दैट टाइम, 88-89 में। जी, फर्स्ट NLIU फर्स्ट का अबाउट अराउंड 1990-91। तो बाय दैट टाइम तो मैं 3 साल लगा चुका था ग्रेजुएशन में, कोई पर्पस नहीं था वहां जाने का। इंटर्नशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था उस टाइम पर। ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया 94-95 में एज ए सब्जेक्ट, और टू बिगिन विद एज ए सब्जेक्ट। पर एक फर्क मैं देखता हूँ 5 साल के लॉ स्टूडेंट्स में और 3+3 के लॉ स्टूडेंट्स में, कि 3+3 के लॉ स्टूडेंट्स विद ड्यू रिस्पेक्ट ज्यादा स्मार्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू 5 ईयर कोर्सेज, फॉर 2 रीजंस। वो 3 साल, एक जब आप 3 साल लॉ में पहुंचते हैं तो आपको डिफरेंट क्लस्टर ऑफ लोग मिलते हैं। कोई संस्कृत पढ़ के आ रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ के आ रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ के आ रहा है, कोई इंग्लिश लिटरेचर से आ रहा है, कोई मास्टर्स करके आ रहा है। तो आपका जो जमावड़ा है अपने दोस्तों का या आपके बैच का, वो बड़ा वेरिएंट होता है। जी। दूसरी चीज, उस जमाने में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और शायद अब भी,
पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव होती थी यूनिवर्सिटी। वहां पर चर्चा और इंटर्नशिप देश की राजनीति के ऊपर होती थी, देश के कानून के सिस्टम्स के ऊपर होती थी, उस पर बहस होती थी। कैंटीन में बैठ के, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी और आर्ट्स फैकल्टी के बीच में एक विजडम ट्री है जी। तो उस विजडम ट्री में बहुतों ने ज्ञान पाया है और विजडम पाई है। पर अब जो 5 साल के कोर्सेज हैं वो एक स्टैंड अलोन कॉलेजेस हैं। जी। पूरे कॉलेज में पांचों बच्चे, 5 साल के बच्चे सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स हैं। हर इंसान कॉरपोरेट और बड़ी नौकरी और तनख्वाह और पैसे की कोई ख्याल से उस दुनिया में आता है। देश में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या स्ट्रगल हो रहा है, उससे वो बिल्कुल पराए हैं। उनका मतलब बस पैसा कैसे कमाना है, इंटर्नशिप कैसे लेनी है, प्लेसमेंट कैसे लेनी है। तो वो सोशली बड़े कट ऑफ रहते हैं। ये मेरी समझ है, आई मे बी रॉन्ग, बट ऐसा मुझे लगता है। तो वहाँ इंटर्नशिप नहीं होती थी, पर जिंदगी वहां बहुत सिखाती थी। विजडम ट्री बहुत कुछ सिखाता था। सर आपने बड़ी अच्छी बात कही। इससे मेरा एक सवाल और निकल के आता है, क्योंकि आपने इतना बड़ा ये अच्छा मुद्दा छेड़ा, और मैं अधिकतर सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा शायद एक ऐसा देश है जहाँ पे दोनों 3 वर्षीय और 5 वर्षीय कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं पैरेलली। तो ये भी एक आज इंसान के पास चॉइस रहती है कि भाई हम ग्रेजुएशन करके एलएलबी करें, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अपने आप में मानी जाती है, या फिर सीधे +2 करके जो इम्तिहान दिया जाता है एंट्रेंस कोर्सेज का, आजकल लॉ स्कूल जिसको हम कहते हैं, वो किया जाए। और आपने सर एक बड़ी अच्छी बात रखी कि जब आप एक अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं तो सीधे वकालत जरूरी नहीं करें, उसके बीच में वो एक्सपीरियंस भी कई लोग गेन करते हैं। कोई लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई किसी कंपनी में कार्यरत होते हैं, और उसके बाद जिनको लगता है कि यार अब वकील बनने के लिए भी एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तो उनके लिए 3 साल के कोर्स खड़े रहते हैं। और आपको क्या लगता है सर कि जो 5 ईयर और 3 ईयर कोर्स जो पैरेलल चल रहे हैं, क्या एक ही कोर्स रहे? पहला तो मेरा सवाल आपसे ये है। दूसरा, जो 5 साल की एजुकेशन है, क्या मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि ये इट्स टू लॉन्ग, मतलब 5 साल लॉ की पढ़ाई के लिए बहुत लंबा मैं समझता हूँ। अगर आपने किया है तो या तो उसको हम 2+2 कर लें कि भाई आप 2 साल हार्डकोर के लॉ के सब्जेक्ट पढ़ाएं और 2 साल आप कंपल्सरी इंटर्नशिप करें। ये मेरा मानना इसलिए है, और सर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो बच्चे आपने भी देखे होंगे, चाहे जब मैं भी आपके इंटर्न था, या जो बच्चे अभी भी इंटर्न करने आते हैं, या जो यंग लॉयर्स होते हैं, कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट होता है रियल वर्ल्ड से। क्योंकि जैसे हमारे हिंदुस्तान में होता है कि जब हमने 10th क्लास में अच्छे नंबर आ गए तो 11th में साइंस पढ़ी, तो एक गैप आ जाता है। वैसे जब लॉ पढ़ के जब असल दुनिया में हम लॉ करने आते हैं तो उसमें एक बहुत, मैं समझता हूँ अपने आप में गैप होता है बिटवीन एकेडमिक्स एंड रियल वर्ल्ड। तो उस पर सर आपका क्या मत है? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपके 2-3 सवाल इसमें आ गए। जी। एक मतलब मैं मिस कर गया पहले 2 सवाल, पर मैं लास्ट का पहले बताता हूँ कि जी। आपने का कोर्सेज का 3 या 4-5 तो पहले भी हम लोगों ने जिस टाइम पे किया है, जो अभी 3 ईयर कोर्स करते हैं वो 6 साल करके आते हैं। जी। आप लोग सिर्फ 5 साल करके आते हैं। तो 5 और 6 तो बहुत, मतलब आई थिंक इट इज फाइन। अब जब जूरिस्प्रूडेंस जैसा सब्जेक्ट, आप, मुझे नहीं पता 5 ईयर कोर्सेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं या 4th ईयर में पढ़ाते हैं, पर वो जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट आप 12th से निकले हुए बच्चे को पहले साल में या दूसरे साल में समझा दोगे तो कैसे समझ आएगा? वो करेक्ट। तो तीसरे, जब हम लोग पढ़ते थे तो छठे 6th ईयर में पढ़ते थे आफ्टर स्कूल, तब नहीं आता था समझ। जी। तो आई वुड स्टिल से 6 ईयर्स और 5 ईयर इज ए गुड इनफ टाइम। जी। 5 साल तो कम से कम लॉ का कोर्स होना ही चाहिए। जी। 5 साल में अब आज के बच्चे कानून के से निकल के आते हैं, वो थोड़ा सा एक्सपोज बेटर है, क्योंकि वो लोग कोर्ट इंटर्नशिप कर चुके हैं, जी। वो लोग कोर्ट्स देख चुके हैं, वो ऑफिस की फंक्शनिंग देख चुके हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं कि जिसके बारे में उन्हें पहले से पता होता है। इसलिए उनके लिए वो बड़ा, दे डोंट लैंड ऑन 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 मार्स, दे लैंड ऑन अर्थ, एंड दे फील एट होम एट इन मेनी वेज। जी। सो आई वुड से एक्सपोजर तो आज की तारीख में ज्यादा है, उस जी। वक्त दूसरा होता था, पर प्रोफेशनल एक्सपोजर अब ज्यादा है। पर आई थिंक अब 5 साल, मतलब आई वुड से, जो आप कह रहे हो ना 5 साल एक बड़ा लंबा कोर्स है, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट्स फाइन, 5 तो होना ही चाहिए। जी। पर इंटर्नशिप ऐसी होनी चाहिए जो जेन्युइन हो, जहां पे इंसान ने काम किया हो, सीखा हो। जी। फेक सर्टिफिकेट लेके या टाइम वेस्ट करके आके उस इंटर्नशिप का कोई फायदा नहीं। सर आपने एकदम खरी बात कही कि पढ़ना तो जरूरी है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और उस समझ के साथ साथ इंटर्नशिप है या जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसको भी लिया जाए। इस पे सर मैं अब आ जाता हूँ आपके उस
जीवन के चरण पे जहां आपने अब अपना करियर शुरू किया, आप एक यंग लॉयर हैं। तो उसके बारे में सर थोड़ा सा अपनी यात्रा के बारे में बताएं कि जब आप एक फ्रेश ग्रेजुएट थे, अब आपने ज्ञान भी ले लिया, वो बोधि ट्री से आपने बताया जो ज्ञान की जो जी, विजडम किताबें ट्री। थे, विजडम ट्री सर, और उस विजडम ट्री से आप ज्ञान पाके अब आप यंग वकील बन चुके हैं। तो अपनी यंग वकील वाली एक यात्रा सर हमसे साझा करें कि कैसे कैसे आपने शुरुआत की, कि कौन कौन आपके सीनियर रहे, मेंटरशिप उस वक्त एक क्या इक्वेशन होती थी एक गुरु शिष्य परंपरा की, उसके बारे में बताएं सर, फिर आगे चलेंगे जो आपके लिटिगेशन के दौर पे और बाकी चीजों के दौर पे। देखिए, गुरु शिष्य परंपरा तो शायद तभी होती थी, अब तो बहुत ही रिड्यूस्ड लेवल पर हो गया है। अब मैंने पास आउट करने के बाद मैंने प्रताप कृष्ण जेटली साहब के साथ काम किया, मतलब लेट प्रताप कृष्ण जेटली। मैं 91 से 95 तक उनके साथ काम किया, और उन्होंने मेरी को बहुत ग्रिल करके, ये वो स्कूल ऑफ थॉट के थे। मतलब जब मैंने ज्वाइन किया, मैं रहूंगा 22-23 साल का, एंड ही वाज अबाउट 65, तो हु वाज ओल्डर देन माय फादर, राइट। बट उस वक्त उन्होंने मुझे सिखाया, डांटा, गालियां दी, पर मुझे सिखाया। मतलब मैं, आई रिमेम्बर वन ऑफ सीनियर कलीग्स बिफोर आई वाज वॉकिंग इनटू जेटली साहब चेम्बर, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई, अगर अपनी ईगो ना चेम्बर के बाहर रख के जाइयो, अगर तू इनके साथ टिक जाएगा तो तेरी जिंदगी बना देंगे। विच वॉज राइट। मैंने अपनी ईगो बाहर रखी, मैंने बड़ी इंसल्ट्स भी बर्दाश्त करी, बहुत सख्ती से उन्होंने मेरे साथ पेश भी आए, पर दैट आई वुड से वाज फॉर माय गुड। तो दैट वाज माय जर्नी, 4 years ही मेड मी नो, ही मैंने सीखा कि लॉ कैसे पढ़ते हैं। मतलब मैं तुम्हें बताऊं कि आज के बच्चों में और अब में हमें क्या फर्क था। हम तो बेवकूफ थे, आई कैन स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। मैं, he was a typical Punjabi man who came from Lahore. She migrated from Lahore, so he had all Lahore stories available to me. जी जी When I joined his chamber, उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि काका, AIR बाट पंजाब निकाल दे। यार मैंने देखा पीछे पलट के, वहां तो AIR ही AIR लगी हुई है, तो ये बाट पंजाब कैसे ढूंढते हैं। जी देन आई रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्होंने मुझे सिखाया, मेरे तो समझ नहीं आया कि उस टाइम पर AIR का साल में 8 वॉल्यूम आते थे। जी आजकल शायद 10 आते हैं, ठीक है, जी 11 आते हैं, पता नहीं कितने। 2 सुप्रीम कोर्ट के होते थे और 6 हाई कोर्ट के होते थे। पंजाब के साथ 2-3 हाई कोर्ट साथ जुड़ के लगते थे। जी सर देन आई रियलाइज कि AIR कैसे निकाला जाता है, जजमेंट कैसे ढूंढी जाती है। तो इतना रॉ था मैं। आज के बच्चे और नहीं होते जिन्होंने इंटर्नशिप 70%, 50% भी मेहनत से कर ली ना, वो इतने रॉ नहीं होते। जी जी पर आज में और तब में क्या फर्क था। आई स्टेड विद हिम फॉर 4 years. I didn't change my senior. We made a firm. We made a firm thereafter in 1995. जी मेरे दोस्तों ने जिनके साथ अपने फर्म बनाई, ज्यादातर लोगों ने एक एक सीनियर के साथ काम किया, और हम अपने जी टिके। पर वी वर जी विलिंग टू टेक इंसल्ट एंड लर्न द हार्ड वे। आज के बच्चे शायद ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी थ्रेशोल्ड थोड़ा सा कम है सर आज की डेट में, मुझे लगता है बच्चे और बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं। दिस इज समथिंग आई हैव सीन, और थोड़ा सा जनरेशन में फर्क आ गया मुझे लग रहा मतलब आई से मेरे को उस वक्त मैंने पूछा नहीं कि मुझे ना तनख्वाह कितनी मिलेगी, है। जी ठीक है। मेरे को मतलब ये बड़ा क्लियर था कि वहां पे कोई पैसा नहीं मिलेगा, ये मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर था कॉन्सेप्ट। जी एक जमाने में मुझे एक केस में शुरू के दूसरे तीसरे महीने में ही कॉस्ट मिल रही थी, तो 150 रुपए की कॉस्ट थी। जी मैं बड़ा खुश था कि आज मेरे को 150 रुपए मिले हैं। पर मुझे फॉर्चुनेटली पहले महीने में उन्होंने चेक दिया, उन्होंने मुझे 1000 रुपए का चेक दिया, और जब मैंने छोड़ा तो मेरी तनख्वाह उन्होंने बढ़ाकर 1500 रुपए कर रखी थी 4 साल के बाद। जी पर जैसे आपने कभी गौर किया हो, मुझे दिनेश माथुर साहब सीनियर एडवोकेट है, जी उन्होंने, उनसे मैं मिलने गया था बिफोर आई ज्वाइन जेटली साहब। उन्होंने कहा कि आजकल, उस टाइम पे कहते थे, आजकल के बच्चों में वो नहीं है, यहाँ पे जो वकालत लर्निंग है, वहां पे वो एल हटा के सिर्फ अर्निंग पे ध्यान देते हैं। जी भाई अगर 91 में वो लर्निंग और अर्निंग का गैप था, तो आजकल तो कुछ भी नहीं है, अब तो जी सिर्फ अर्निंग है। तो जो भी आते हैं, मनी से मोटिवेटेड होते हैं कि कितना पैसा मिलेगा, क्या ब्रेक मिलेगी, लर्निंग थोड़ी सी पीछे हो गई है। जी चलिए, कड़वा सच तो है समाज का, और इस पे मैं एक दो बातें और साझा करूंगा कि ये जो फर्क आया है, मेरा ऐसा मानना है कि महंगाई हमेशा हर जमाने में रही, चाहे वो आपने जब ग्रेजुएट किया हो तब जाहिर सी बात है आपके लिए उतना महंगा रहा होगा, क्योंकि एज ए यंग पर्सन सबके अपने स्ट्रगल्स होते हैं।
पर ये बात आज की जनरेशन को समझाना थोड़ा सा मैं समझता हूँ मुश्किल हो जाता है। एक तो आपने जो सही बात की, गुरु शिष्य परंपरा कहीं ना कहीं डाइल्यूट सी हो गई है। एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसको आजकल लेके लिंक्डइन वगैरह बाकी सोशल प्लेटफॉर्म में डिबेट भी चलता है कि कैसे एक मेंटर मेंटी की इक्वेशन लाई जाए, कैसे जो आपने एक और अच्छी बात बोली कि ईगो को सरेंडर करना बहुत जरूरी है। आप किसी के साथ अगर सीखना चाह रहे हैं तो आपकी प्राइड और ईगो का वहां पे कोई सवाल नहीं है, आपको सीखना, आपको यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ, क्योंकि लर्निंग के लिए सरेंडर करना जरूरी है। पर वो सरेंडर कहीं ना कहीं नहीं हो पाता बच्चों को। कहीं मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, पर इतनी इंटर्नशिप करने के बाद उनको लगता है कि वकील बन गए। ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। एंड दे थिंक दे हैव लर्न द रोप्स ऑफ द प्रोफेशन। और प्रोफेशन में सर आपको मुझसे ज्यादा पता है क्योंकि आपका तो कम से कम 4 दशकों का अभी एक्सपीरियंस है कि कितना मुश्किल होता है इस प्रोफेशन में अपने पैर जमा के टिका के अपनी गुडविल क्रिएट करना। इट्स नॉट अ वन डे T20 नहीं है, ये टेस्ट मैच है। तो इस पे आपका क्या विचार है? दो चीजें, एक मेरे को 4 दशक का नहीं 3 दशक का वो है, मेरे बाल कुछ ज्यादा सफेद हो गए हैं जी बस। जी मैं भी 30 साल ही। दूसरी बात, आप सही कह रहे हो कि आजकल मतलब वंस आई रिमेम्बर जस्टिस गीता मित्तल, शी वाज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस हियर। जी तो ही ऑब्जर्व, एक कोई जूनियर अपीयर हुआ उनके, कोई लॉयर अपीयर हो उनके सामने, जी उसने पूछा, उन्होंने पूछा कि आप किस चेंबर से आए हैं। जी तो उन्होंने कहा जी मैंने तो अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। शी से आजकल ये बड़ी भारी समस्या है। एंड आई वुड एग्री विद हर कि 5 साल इंटर्नशिप में 10 इंटर्नशिप 5 साल के कोर्स में 10-12 इंटर्नशिप कई लोग कर लेते हैं। जी एक भ्रम बैठ जाता है मन में कि हमें सब कुछ आता है और हम सीधा काम करने के लायक होते हैं। जी वो आजकल बहुत से लोग सोचते हैं, मेरे हिसाब से वो गलत प्रैक्टिस है। आई एम लिटिल कंजर्वेटिव इन सेइंग दिस, बट आई थिंक वो गलत प्रैक्टिस है। आई टेल यू द रीजन क्यों। जी आप किसी सीनियर के ऑफिस में काम करते हो तो आपको एक केस कई स्टेजेस पे मिलेगा। कोई प्लीडिंग्स पे मिलेगा, कोई एडमिशन डिनाइल पे मिलेगा, कोई इश्यूज पे मिलेगा, कोई एविडेंस पे मिलेगा, कोई क्रॉस पे मिलेगा, कोई फाइनल आर्गुमेंट पे मिलेगा। आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करोगे, आपका केस, आप शुरू से यू विल हैव द जर्नी फ्रॉम देयर जी कि मेरा नया केस आया है, तो यू वुड बी लर्निंग ऑन जॉब एट द कॉस्ट ऑफ अ क्लाइंट। जी वेयर एज व्हेन यू वर्क विद अ सीनियर, आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ रेंज में देखते हैं। फिर आपके पास एक पेनल्टी और ओनली ए पेनल्टीमेट स्टेप, राइट। और उसके बाद क्या होता है कि देयर इज अ सीनियर हु वुड लुक एट इट एंड देन ही वुड से ओके करेक्ट इट, आस्क यू टू चेंज इट। तो आप गलती क्लाइंट के कॉस्ट पे नहीं सीखते हो क्योंकि आपकी गलती सुधारने को बैठ हो। तो ये एक होनी बहुत जरूरी है। मैं एक इलस्ट्रेशन के तौर पे यहाँ बताऊं, मतलब जी मेरे को मेरे सीनियर ने केस दे दिया, नया डिवोर्स का केस। मैं भी बड़ा खुश, 3300 रुपीज मुझे फीस मिली उस केस में। उन्होंने मुझको कहा कि तुम प्लेंट बनाओ। मैंने प्लेंट बना ली। जी फिर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा भाई, आई टुक टू हिम, मतलब जो उन्होंने मुझे केस दिया था कि सर आप एक बार देख लें। उन्होंने कहा अच्छा, मैं लड़की का वकील, मैं बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं लड़की का वकील, आप तुम्हारा क्या पॉइंट है। मैंने ये पॉइंट बताया। उन्होंने कहा ये मेरा ये जवाब है, इसका क्या जवाब है, इसका क्या जवाब है। आई हैड नो आंसर फॉर मेनी ऑफ द थिंग्स जी क्योंकि आपकी ट्रेनिंग वहां हो गई, आपको कोई बताने वाला है। तो कमिंग बैक टू व्हाट यू आर सेइंग कि आई थिंक starting on one's own is not a good idea in litigation. You must work with someone. I would say if between 3 to 5 years, depend करता है कि आप कितनी जल्दी कॉन्फिडेंट महसूस कर लेते हैं अपने आप को, जी कितनी जल्दी आप क्लाइंट जनरेट कर लेते हैं। जी क्योंकि बिजनेस और प्रोफेशन में फर्क है। पैसा ही अगर बनाना है तो आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपने काम करना है तो प्रोफेशन कर रहे हैं। लॉ को, मेडिसिन को हम प्रैक्टिस इसीलिए कहते हैं कि आप उसे रेगुलर करते रहेंगे तभी प्रैक्टिस होती है। जी तो आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इट इज अ ग्रेट आइडिया टू स्टार्ट ऑन वंस ओन इमीडिएटली। जी नहीं सर, ये आपने बहुत अच्छी बात रखी है और मैं अपने युवा दर्शकों तक ये बात खुद भी कहना चाहूंगा जो आपने रखी है कि जो 4-5 साल का जो शुरुआती जो हमारा दौर रहता है, एक किस्म से जैसे घर की जो नींव होती है उस किस्म से है कि जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, आप ना तो अपने सीनियर को असिस्ट कर पाएंगे, ना आप कोर्ट को असिस्ट कर पाएंगे, और डेफिनेटली क्लाइंट को तो असिस्ट नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ जब क्लाइंट किसी भी वकील के पास आता है तो किसी विश्वास के साथ आता है कि, और जब वकील साहब का जब तर्जुमा हमें दिया जाता है तो उसमें बहुत रिस्पेक्ट होती है क्योंकि एक विश्वास उससे जुड़ा हुआ है। तो उस विश्वास को ना तोड़े, उस विश्वास को ना तोड़ने के लिए कम से कम
जितने यंग बच्चे यहाँ पे इस एपिसोड को सुन रहे हैं, 4 से 5 साल कम से कम आप चेंबरों में टिक के काम कीजिए। अगर आपको एक चेंबर ना समझ आता हो तो कम से कम 2 या 3 चेंबर, लेकिन सीखिए काम, क्योंकि काम सीखना बहुत जरूरी है। काम नहीं सीखेंगे तो आप जाहिर सी बात है कि गलत एडवाइस देंगे, अगर गलत एडवाइस देंगे तो आपको हार्म करेगी लॉन्ग रन में। इस चीज को मैं समझता हूँ समझने की बहुत आवश्यकता है यहाँ पे। तो सर इस पे आ जाते हैं आपके अगले चरण पे, जहाँ आपने बताया आपने अपनी फर्म जो थी अपनी फ्रेंड के एक साथ। सेकंड में एक जी इसी चीज में एक चीज कहना चाहता हूँ। जी सर। ये ना, एक अंग्रेजी का मुहावरा मुझे शुरू में किसी ने बता दिया था कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। आपने कहा एक जगह नहीं, 2 जगह 3 जगह काम सीखो। जी मेरा कहना ये है, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस पहले करके अपना ऑफिस सोच के जाएं कि मैंने जी वहां जाना है और क्यों जाना है। इंटर्नशिप को उसमें इस्तेमाल करें। स्टिक टू दैट प्लेस फॉर वंस, फॉर 3 years 5 years एंड देन स्टार्ट टू डू। जी Yes, I think sir, that's a very wonderful and a valid point. You have very nicely put. मैं तो सर अब इस दौर पे आता हूँ जहाँ पे आपने जो फर्म है और फर्म का नाम है द चेम्बर्स ऑफ लॉ, जहाँ पे मैं एज ए यंग लॉयर का मैंने काफी काम सीखा। बार बार वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप भी की है। इट्स वन ऑफ इंडियाज लीडिंग बुटीक फर्म्स फॉर बोथ सिविल कमर्शियल एंड क्रिमिनल लिटिगेशन। तो सर उस यात्रा पे आ जाइए कि क्या वो दौर रहा, क्योंकि आपने बताया कि जेटली साहब के साथ आप 4-5 साल बतौर आप अपने प्यूपिलेज में काम किया, यंग लॉयर आपने काम किया, काम सीखा। तो 5 साल के बाद वो कौन सा दौर रहा जहाँ आपको लगा यार अब मुझे अपनी फर्म शुरू करनी चाहिए, अपनी प्रैक्टिस खुद करनी चाहिए, और कितना मुश्किल वो दौर था? बिकॉज एज अ यंग लॉयर, क्योंकि 5 साल की प्रैक्टिस में भी यंग ही माना जाता है। मैं तो समझता हूँ 10-15 साल की प्रैक्टिस में भी हम लोग को यंग ही समझा जाता है प्रोफेशन में। तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, योर ओन चेंबर एंड योर ओन फर्म एट दैट पॉइंट इन टाइम, जहाँ पे उस टाइम फर्म का कल्चर वाज अनहर्ड ऑफ इन इंडिया? शुरू तो हो रही थी पर फर्म कल्चर ऐसा इंडिया में नहीं आया था उस वक्त। देखिए, उस टाइम पर हम 6 जने ने मिलके ये फॉर्म बनाई। जी 4 हमारे 1991 बैच के थे और 2 हम में से 1990 बैच। जी तो हम एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे और हमारी दोस्ती थी। तो हमने सोचा कि हम साथ में काम कर लें। फर्म तो 95 में बनी, पर हमने एक दूसरे को ये मान के चलते थे कि वी हैव टू पुल द अदर वन। अगर किसी के मेरे पास कोई काम आता था, क्रिमिनल साइड का काम होगा, आई विल टेक अनदर कलीग, जी शेयर फीस विद हिम। तो हमने एक दूसरे को पुल किया ऊपर, रादर देन पुशिंग समवन फ्रॉम डाउन। नीचे से पुश करने वाला जो सबसे कॉम्पिटेंट होता है वो नीचे रह जाता है। जी पुल करने में आप आगे बढ़ो और पीछे वाले को खींचो। तो दैट इज द एक्सपेरिमेंट वी स्टार्टेड। वी वर गुड फ्रेंड्स, वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड ऑल ऑफ अस वर वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड्स। आपस में स्पीयर बढ़ गया, अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, तो चल गया। जी। इसमें से मेरा एक सवाल ये निकल के आता है, और ये बहुत नए बच्चे सवाल करते हैं जो अपनी प्रैक्टिस जमाना चाह रहे हैं, स्पेशली जो नई पीढ़ी की, जो फर्स्ट जनरेशन जिसको हम लॉयर कहते हैं। तो वो कई बार प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि प्रैक्टिस तो चलिए ऑफिस भी खोल लिया, दफ्तर लीज पे भी कहीं ले लिया, क्लाइंट्स कहाँ से लाएं, प्रैक्टिस कैसे जमाएं? इस पे सर कुछ आप हमें टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए, क्योंकि ये सबसे कठिन सवाल रहता है और बच्चे मेरे से अधिकतर पूछते हैं, और मैं समझता हूँ आपसे बेहतर शायद इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। देखिए, क्लाइंट कैसे लाए, ये तो सबसे बड़ा मुश्किल कोर्स सवाल है। और ये सवाल पे कोई क्लास नहीं होती कॉलेज में, कोई नहीं जी सिखाता, कोई किताब नहीं है इसके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि क्लाइंट आपको आते हैं एक आपके नेटवर्किंग से। आपका कॉलेज में जब आप हैं, परिवार में आपके लोग हैं, आपको उनसे मिलना जुलना पड़ेगा और यू हैव टू गो टू देम, रिक्वेस्ट देम फॉर वर्क। अगर मान लीजिए जैसे आप बैच पास आउट करके आ रहे हो, तो जी पहले 4 साल तो शायद आप इंडिपेंडेंट ब्रीफ लेने के लायक ही नहीं हो। जी ठीक है, आपके वो 3-4 साल बहुत छोटा काम करते हैं उस पे, तो उसके जी बाद आपके कई लोग कॉर्पोरेट में चले जाएंगे, कोई लोग कहीं जॉब कर लेंगे। तो आपके जो दोस्त कॉलेज में बन रहे हैं वो आपको मदद करेंगे कि जी मेरे को पैनल करा दो, तो उन्होंने पैनल करा दिया। तो उन्होंने दे विल स्टार्ट गिविंग ब्रेक टू यू। तो दैट इज द वे व्हेन द वर्क विल कम फ्रॉम योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स। दे आर योर फर्स्ट सोर्सेज ऑलवेज। एक जिंदगी में वकालत की शुरू में एक फेज आता है जहां पर आपको फ्री में काम कराने वाले लोग मिलते हैं, कि आपके रिश्तेदार आ गए, दोस्त आ गए, जी जो अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते वकील को, कि वो बेटा तू कर दे, अगले केस में पैसे दे दूंगा। जी ठीक है, ये तो तू फ्री कर दे, अगले में मैं दे दूंगा। तो पहला ब्रेक वहीं से आता है। शुरू में करना भी पड़ता है, पर धीरे धीरे आपको ये सीख लेना चाहिए कि यू मस्ट गैदर करेज टू से कि अंकल अगले केस का वो फ्री कर दूंगा, इसके पैसे दे दो। जी
So that is all what networking. You can get business only by meeting people. जी एक चीज मैंने बड़े what I learned the hard way was कि हमेशा कंसंट्रेशन रखना चाहिए कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की तरफ। ये जो इंडिविजुअल क्लाइंट होते हैं ना, रामलाल श्यामलाल टाइप जी के जो झगड़े हैं, मुकदमे हैं, दे मे नॉट टेक यू वेरी फार, क्योंकि उनका रिपीट वैल्यू नहीं है क्लाइंट का। किसी का आज झगड़ा हो गया, जरूरी नहीं उसका रोज झगड़ा होगा। जी किसी भी तरह से आपको कॉर्पोरेट में पहुंचना है, उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ काम मिलेगा ही मिलेगा। चाहे नोटिस मिल जाए, चाहे कोई कंसल्टेशन मिल जाए, चाहे कोई एक केस मिल जाए, किसी भी बारे में एडवाइस ले लेंगे। एक अपने मन में टारगेट रखिए कि मुझे 5 साल के अंदर, 7 साल के अंदर अपना क्लाइंट बेस कॉर्पोरेट करना है। वंस यू आर सक्सीडेड इन डूइंग इट, देयर इज नो लुकिंग बैक। नहीं सर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि क्योंकि ये सबसे जटिल समस्या आती है बच्चों के लिए कि कैसे बना। कॉर्पोरेट क्लाइंटेल के लिए भी मैं ये आप बता दूं, जो आपने बात रखी कि उससे पहले काम सीखें, ढंग से काम करें, और जो घर से या जो दोस्तों से जो आते हैं उनको भी आप सक्षम रूप से उसको करें, ताकि वो तभी वो कॉर्पोरेट क्लाइंट की मदद भी कर पाएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप कॉर्पोरेट के पीछे भागने लग जाएं और पहले आप काम ना सीखें। कॉर्पोरेट तो पहले इतनी जल्दी आएगा भी नहीं ना, पहले 3-4 जी साल तो कोई मतलब लॉन्ग स्टिक से भी नहीं छूता है जूनियर लॉयर को, जी जी अनलेस यू हैव अ फेमस सरनेम जी सर, ये तो सेकंड वाकई में थर्ड परेशानी है जी। जनरेशन में। सर, इसमें इस यात्रा में मेरे कुछ सवाल ये भी हैं, क्योंकि आपने इतनी ओरिजिनल साइड की प्रैक्टिस देखी है, अब अभी करते भी हैं। तो उस वक्त जब आपने शुरू किया, उस वक्त तो कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे दिल्ली में। आपने जो ट्रांजिशन देखा है ओरिजिनल साइड का दिल्ली में, और आज की डेट में हाई कोर्ट की जो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन हमारी 2 करोड़ रुपए तक की भी हो गई है, इसके बारे में मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जब आप एक यंग लॉयर थे, जब आपने अपनी फर्म बना ली, उस वक्त का जो फेज था 30,000 कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, और अब जो आपके सामने बाकी भी आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखे हैं दिल्ली में आते हुए, उस दौर इस दौर में आप कितना फर्क पाते हैं, मतलब अर्ली 90s और आज हम 2021 की अगर बात करें तो, और कितनी तरह की आपने चेंजेस देखे सिविल लिटिगेशन में, बिकॉज यू आर अ मास्टर ऑफ सिविल लिटिगेशन, आपको ट्रायल एडवोकेसी का इतना अच्छा ज्ञान है। उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक तो कोर्ट के आपने प्रैक्टिस में जजेस के रवैयों में, वकीलों के रवैयों में क्या क्या फर्क पाया इन दीज 3 डेकेड्स, एंड ऑल्सो सिविल लिटिगेशन में आपने क्या क्या चेंजेस पाए, बोथ पॉजिटिव एंड। देखिए 91 में जब मैंने ज्वाइन किया, और काफी लंबे टाइम तक सिर्फ पूरे शहर में एक सिटी सिविल कोर्ट था, जी विच वाज 30,000। पटियाला हाउस, देयर वर 3 कोर्ट्स, पटियाला हाउस, करकटडुमा और 30,000। 30,000 में सिविल और क्रिमिनल दोनों होता था। पटियाला हाउस और करकटडुमा, शादरा कहते थे उस टाइम पे, जी तो सिर्फ क्रिमिनल केसेस होते थे। तो एक जमघट बन जाता था 30,000 में, बहुत बड़ा हब था जहाँ पे आपको बड़े काबिल वकील मिलेंगे। जी पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन होती थी 1 लाख रुपया, 1 लाख के नीचे के मैटर सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते थे, और 1 लाख से ऊपर के हाई कोर्ट में जाते थे। अच्छा, 1 लाख भी बड़ी रकम थी उस टाइम पर। जी पर वहां पर सबसे बड़ा उस वक्त काम क्या चलता था, वो चलता था सिविल साइड में रेंट कंट्रोल लेके केसेस बहुत चलते थे। जी टेनेंट्स प्रॉपर्टी में बैठे हैं, इविक्शन करानी है, और सालों साल निकल जाते थे। तो जो एडिशनल रेंट कंट्रोलर्स वगैरह होते थे, वो सबसे बड़ा काम होता था उसमें। इंजंक्शन लेना सबसे बड़ा काम होता था, रिकवरी बड़ा काम होता था। पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉलोइंग जस्टिस जीवन रेड्डी जजमेंट, कि उन्होंने रेंट कंट्रोल की तो ऐसी तैसी कर दी है कि अब टेनेंट के पास कुछ भी नहीं है। तो जी रेंट कंट्रोल प्रैक्टिकली खत्म हो गया पुराने पहले के मुकाबले। अब पहले सिर्फ रेजिडेंशियल पे होता था रेंट कंट्रोल लगता था, फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई कमर्शियल पे भी लगता है। सो एक वो बहुत बड़ा फील्ड ऑफ वर्क था जो कि अब लुप्त हो गया है, रेंट जी कंट्रोल की लेजिस्लेशन। बाकी नई जो चीजें आई हैं, अब आर्बिट्रेशन का काम बहुत आया है। सेक्शन 11 की पिटीशन आ रही है, सेक्शन 9 की पिटीशन आ रही है, सेक्शन 34 आ रहा है। आईपीआर तब होता था पर कोई इतना बड़ा काम नहीं होता था। ये तो 1995 में जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ जी इस देश में, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने, तब जाके लिबरलाइजेशन शुरू हुआ आफ्टर 1991। तब आईपीआर और इन चीजों की इतनी अहमियत थी हुई। पर ये आर्बिट्रेशन, आईपीआर वगैरह ये नया फील्ड है काम का। जी इंजंक्शन, प्रॉपर्टी पार्टीशन, ये कंसिस्टेंटली चलते आए हैं। पर अब ऐसा मुझे लगता है कि कॉम्पिटेंस ऑफ जजेस तब के मुकाबले में, मैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, और अब में बड़ा फर्क है। आज के जो जजेस हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट है,
बहुत ज्यादा। मतलब दिल्ली के जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी के भी जज हैं, दे मे बी एज गुड एज हाई कोर्ट जजेस ऑफ सम स्टेट्स। जी क्योंकि एक वो बहुत टफ एग्जाम पास करके आते हैं, फिर वो साल भर अपनी जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग लेते हैं, जी फिर उसके बाद वो साथ में मतलब बीच बीच में इनकी इन बिटवीन भी ट्रेनिंग होती रहती है। तो जजेस की क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट है सबऑर्डिनेट जुडिशरी में। उस टाइम पे क्या होता था कि जिसने एग्जाम पास कर लिया, जैसे 91 92 में एक एग्जाम पास हुआ, 45 वैकेंसी, 40 41 वैकेंसी थी, 41, उन्होंने 82 लोग भर दिए जी नौकरी में। अब उनको क्या हुआ जी, 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने के टाइम के लिए किसी जज के साथ बिठा दिया और उनको कहा आप ओपन कोर्ट होल्ड करना शुरू करो। उनमें से कई ऐसे लोग थे जो हमारे बैचमेट्स भी थे, जिन्होंने कभी प्रैक्टिस करी नहीं, और अब आपको एक सिविल कोर्ट हैंडल करने का काम दे दिया गया। अब ऐसा नहीं होता जजेस में। दे आर वेरी वेरी प्रोफिशिएंट एंड एफिशिएंट। जी अगर आप उनका एग्जाम खोल के देख ले, वो इतना मुश्किल है, उसको पास करना आसान नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत क्लाइंटेल की पर्सपेक्टिव में फर्क आया है, मतलब प्रैक्टिस में तो यही फर्क समझिए अब कि अब वॉल्यूम, अब नंबर ऑफ लॉयर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, पहले नंबर ऑफ लॉयर्स कम होते थे। मतलब इसी तरह की कुछ चेंजेस है। बाकी आप कुछ और पूछ, मैं बताऊँ। हाँ सर, एक तो ये, और दूसरा मैं सर सिविल लिटिगेशन के उससे पूछना चाह रहा हूँ। मैंने अभी आपकी 1-2 दिन पहले पोस्ट भी देखी लिंक्डइन पे, जहाँ आपने ट्रायल की बात की कि किस तरह एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट इंट्रोड्यूस हुआ है, और पहले किस तरह एग्जामिनेशन ऑन चीफ होता था। ये ट्रायल अपने आप में सर एक बहुत महीन मुद्दा है, और एक्सपर्ट्स की फील्ड उसमें आती है। तो उसके बारे में जो चेंज ट्रांजिशन हुआ कब हुआ, अगर आप हमें दर्शकों के लिए एक तो वो बता सके, और एज ए सिविल प्रैक्टिशनर आपने कितना फर्क पाया जब ये चेंज हुआ, क्योंकि क्रिमिनल में तो ऐसा आज भी होता है कि पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर आप क्रॉस करते हैं, उसका अपना एक अलग मजा होता है। तो इस चीज में आपने क्या 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 देखा सर, जो सिविल लिटिगेशन आपने जो दौर देखा है इसमें? सी 2002 में सीपीसी में अमेंडमेंट आई, जी और वो बड़ी ड्रास्टिक अमेंडमेंट थी, क्योंकि उससे पहले कि सिविल कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स बहुत स्लो चलती थी, सालों साल लग जाते थे, काम नहीं खत्म होता, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आता था, 2 साल उस पर निकल जाते थे। ऑर्डर 6, रूल 5 की लोग एप्लीकेशन लगा के एक्सटेंशन ऑफ टाइम, फर्दर डिटेल्स करने लगे। तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आई। एक सबसे बड़ी चेंज आई, उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करने का टाइम लिमिट कर दिया 30 डेज, मैक्सिमम जी 90 डेज। ठीक है, ये बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है। दूसरा, उन्होंने अमेंडमेंट का जो स्कोप है बहुत रिड्यूस कर दिया। पहले अमेंडमेंट वाज एट अ ड्रॉप ऑफ द हैट, अब उन्होंने प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल के बीच में अमेंडमेंट बता दिया, वेदर इश्यूज हैव बीन फ्रेम्ड और नॉट। उससे डिले में बहुत फर्क पड़ा। अब भी इसमें एक एग्जामिनेशन इन चीफ ही लोगों को 2-2 3 दिन डेटें लग जाती थी एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड कराने के लिए। तो अब उन्होंने एफिडेविट के फॉर्म में उसको लेना शुरू कर दिया। अब उसके ड्रॉबैक्स भी आए हैं, मैंने जो वहां शेयर किया था, मैं आपको ओरली भी कर लूंगा, पर बिफोर आई कम जी टू दिस, फिर इन्होंने क्या किया, रिवीजन का स्कोप बड़ा लिमिटेड कर दिया 115 को। तो एपेलेट को कम करते गए, जहां जहां पे डिले होती थी उन गैप्स को प्लग करने की कोशिश करी। एंड आई वुड से टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, थोड़ा उसमें स्पीड में फर्क हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आज भी बहुत जल्दी केस का डिस्पोजल दे देते, हाई कोर्ट में ओरिजिनल साइड में काफी टाइम लग जाता है। पर अब जैसे कमर्शियल सूट्स एक्ट आ गया है, उसके हिसाब से वहां पे भी थोड़ा डिस्पोजल फास्ट है, बट नॉट एज फास्ट एज इट कुड हैव बीन अदरवाइज। जी अब मैं जो उसका आपको एफिडेविट की बता रहा था कि अब क्या होता है कि लोग अहमियत, यंग लॉयर्स या अब नॉट सो यंग लॉयर्स ऑल्सो, वो अहमियत नहीं समझते प्लीडिंग्स की, कि प्लीडिंग आपकी फाउंडेशन है। प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, रेप्लिकेशन, ये पूरे केस की जान है। आप क्या लिखोगे प्लेंट में आप या डब्ल्यूएस में, वही तो आप एविडेंस लीड कर सकते हो, बिकॉज यू कांट लीड एविडेंस बियॉन्ड प्लीडिंग्स, जी राइट? तो वन नीड्स टू नो कि आपने क्या लिखा है। ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। फिर क्या होता है, लोग अब क्या करते हैं एविडेंस में, वो वर्बेटम प्लेंट को उठाते हैं, आई से करते हैं उसके आगे, कॉपी दैट को पेस्ट। हटा के आई से करते हैं, और जी वो कर लेते हैं। अच्छा, एक और मतलब इंटरेस्टिंग, पहले टाइम में क्या होता था, जी तब जब हमने किया तब कंप्यूटर्स हर किसी के पास नहीं थे, बहुत टॉप लोगों के पास कंप्यूटर्स थे, तो हम लोगों ने सीखा टाइपराइटर पे। जी तो अगर टाइपराइटर में आपने कोई ड्राफ्ट किया है, तो ड्राफ्ट दोबारा करेक्शन करना है तो भाई फिर बैठ के टाइप होगा।
जी और कोई गारंटी नहीं है कि जो पहले गलती नहीं थी वो दोबारा नहीं होगी या कोई नई गलती नहीं होगी। अब कंप्यूटर आने से वो गलती तो दोबारा नहीं होगी if you are limiting yourself to that correction. करेक्ट करेक्ट जी So that has made lawyers lazy to some extent कि चलो जी कट पेस्ट करो, कंट्रोल एफ कंट्रोल का कमांड डालो और निपटा दो। जी तो ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ने फर्क किया है। तो ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि प्लेंट कैसे जान होती है, तो प्लीडिंग्स का पता होना चाहिए। एक मेरा सर सवाल एक आम नागरिक की तरह है, मतलब नॉन लॉयर की अगर मैं उसको कैटेगरी की श्रेणी में लाऊं, कि जो आम जनता होती है और खासकर आपके परिवार या हमारे किसी परिवार में भी ये बड़ी शिकायत रहती है कोर्ट से कि वक्त बहुत लगता है, खासकर जो दीवानी या सिविल की वकालत होती है कि सालों साल मुकदमे खिंचते रहते हैं इसमें, और व्याप्ता जितने अमेंडमेंट्स है सब कुछ है। आज भी देखने को मिलता है कि डेटें तारीख पे तारीख जो सनी देओल कह गए थे उस फिल्म में, अभी भी वो चक्कर में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और जो सीपीसी है अपने आप में एक बहुत ही सर मैं समझता हूँ मायाजाल की तरह है, उसको समझ पाना सबके बस की बात नहीं होती। कहते हैं तो वश में लेना, कहते हैं पूरी जिंदगी निकल जाती है सीपीसी को समझने में और उसके गुर सीखने में। तो दो मेरे से सर सवाल निकल के आते हैं। एक, हम क्या कर सकते हैं कि हम ट्रायल को या जो पूरा प्रोसेस है सिविल लिटिगेशन का उसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। और दूसरा, जो बच्चा जो यंग वकील है जो भी प्रैक्टिस में आ रहा है वो सीपीसी को मास्टर करने के लिए क्या कर सकता है। तो दोनों, एक सवाल फ्रॉम अ नॉन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एंड वन फ्रॉम अ यंग लॉयर्स पॉइंट ऑफ जी पहले जो आपने नॉन लीगल पर्सपेक्टिव में बताया, तो उनके लिए तो डिस्पोजल दे आर ओनली एक्सपेक्टिंग कि जी हमारे केस का फैसला कर दो, व्यू। जी सीपीसी से करो सीआरपीसी से करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका डिसीजन होना चाहिए। जी उसके लिए तो आई वुड ओनली थिंक कि थोड़ा सा ना एडजमेंट पे रिक्वेस्ट लिमिटेशन होनी चाहिए जी कि तारीखें ना लगे, हर डेट पे कुछ ना कुछ इफेक्टिव होना ही चाहिए। अगर आप डेट पे इफेक्टिव काम नहीं कर पा रहे तो आपने क्लाइंट के 3 महीने वेस्ट कर दिए। जी तो जिस तरीके से आजकल डीआईएसी वगैरह में आर्बिट्रेशन होती है, एवरी एडजमेंट कॉस्ट यू 25,000 रुपीज, जी something of that kind should be done. There must be a time bound schedule. Courts must come with time bound schedule और legislation की एक केस की जर्नी इतनी है कि आपको 1.5 साल में कंप्लीट करना है, उसमें फैसला होगा। कैसे होगा इसके बारे में कभी बात करेंगे, पर दैट इज द ओनली वे, यू मस्ट लिमिट इट टू टाइम। जो आपका सेकंड पार्ट था सीपीसी की स्किल्स सीखना, तो उसके लिए देखिए एनीबडी जो कि सिविल साइड में प्रैक्टिस करना चाहता है उसको सीपीसी और एविडेंस एक्ट तो आना ही चाहिए। जी इसका पढ़ने का सीखने का तरीका दो है, आप किताब खोल के बैठ जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मतलब नींद जरूर आ जाएगी और कुछ होगा नहीं होगा। मैंने जो अपने लिए सीखा, जी आई स्टार्टेड रीडिंग जजमेंट्स। मुझे किसी बड़े ज्ञानी ने, जब मैं प्रोफेशन में शुरू में आया तो उन्होंने ये ज्ञान दिया दो चीजों कि एक के कोई 5 सब्जेक्ट चूज कर लो, फैमिली लॉ चूज करना है, मैट्रिमोनियल, मतलब एनीथिंग ऑफ 5 काइंड्स, राइट। उसके ऊपर एआईआर, तब सिर्फ एआईआर ही बड़ा जर्नल होता था जो हाई कोर्ट्स भी कवर करती थी। आप जी एआईआर की हर जजमेंट पढ़ो 3 साल तक, ठीक है। और जो एआईआर पढ़ो तो उसको आप अपने पैसे से खरीद के पढ़ो, क्योंकि अपने पैसे से दिया हुआ दर्द करता है कि आपने जो परचेज आउट ऑफ योर ओन मनी, तो यू विल डेफिनेटली बाय। आपके ऑफिस में पड़ी धूल खा रही होंगी तो देखेगा नहीं। जी तो बेनिफिट क्या होता है कि 3 साल के लिए, 3 साल में आप उस साइड के लॉ सारा डिस्कस हो जाएगा, पीछे का भी क्या था क्योंकि जजमेंट्स में आप देखेंगे आती है, और आगे क्या हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा। सो आई वुड स्टिल सजेस्ट टू पीपल, यंग लॉयर्स, कि आपको जजमेंट ही पढ़नी है। अपने सब्जेक्ट ऑफ चॉइस पे सुप्रीम कोर्ट और अपना हाई कोर्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, जी उसके सिवाय कोई हल नहीं है। आप ये करेंगे 2-4 साल लगेंगे, आपको चीजें समझ आती है। दूसरी चीज समझ आती है केस करके, राइट। आप केस करोगे, प्रैक्टिकली देखोगे तो आपके समझ आती है ऐसे करोगे, पर हर तरह का केस तो आपके पास नहीं आएगा ना, वो तो आपको जजमेंट से मिलेगा। सो जी रीड अप एज मच एज यू कैन। इसमें मेरा एक छोटा सा सवाल निकल के ये आ रहा है कि जो जजमेंट्स की आपने शुरू में बात भी की जब आपने जेटी साहब का चेंबर ज्वाइन किया कि उस वक्त फिजिकल लाइब्रेरीज होती थी, और मुझे याद है माय टाइम एज एन इंटर्न, आप लोग की इतनी रिच लाइब्रेरी है कि वहाँ अगर इफ माय मेमोरी सर्व्स करेक्टली 1912 अवध वो जो एआई उस टाइम आती थी वहां से साइटेशन शुरू होती थी। तो अगर कोई रिसर्च एज एन इंटर्न भी दी जा रही है तो वो शुरू से शुरू करना पड़ता था। पर आज की डेट में चाहे कोरोना कह लीजिए चाहे कोई कह लीजिए, डिजिटाइजेशन हो गया है, एससीसी ऑनलाइन, मनुपत्रा, ये सब सॉफ्टवेयर मेरे ख्याल से अर्ली 2000 में इंडिया में लॉन्च हो गए थे।
और आज की डेट में हर बच्चा पहले तो या तो इंडियन कानून का गूगल कर लेता है या मनुपत्र एसईसी में फटफट करके कुछ ना कुछ रिसर्च मिल जाती है। तो इसमें सर मेरा आपसे सवाल है कि जो रिसर्च का आपने ये, क्योंकि रिसर्च अपना एक स्किल है वकील के लिए भी, क्योंकि अगर आप शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है शायद कुछ रेलेवेंट ना मिले, लेकिन कुछ सीखेगा जरूर आदमी, पन्ने खोल के इंडेक्स पढ़ के या किसी जजमेंट पे आपकी नजर पड़ जाए। और आजकल जो हम शॉर्टकट ही, मैं इसको मानता हूँ कि मैं भी इस शॉर्टकट को इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं भी इसका विक्टिम हूँ इस ऑनलाइन डिजिटाइजेशन का। तो आपके हिसाब से क्या बेहतर है, फिजिकल लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी? दूसरा सवाल ये कि सर जो फिजिकल लाइब्रेरी होती है वो एक यंग वकील के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है उतनी किताबें खरीदना, उस पर पैसे खर्च करना, क्योंकि पहला तो स्ट्रगल है कि आपने पैर जमाए, क्लाइंट आपको आए, आपके पास वो एक फाइनेंशियल कुशन आ जाए, तब जाके वो किताब खरीदेगा। तो कैसे इसको हम इस विडंबना से कैसे निपटा जाए? देखिए, दो चीजें हैं, आपकी बात ना बिल्कुल सही है। एक, फिजिकल लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जी मैं आपको प्रॉब्लम, ये यंग और ये डिजिटल रिसर्च में क्या है, इसमें गार्बेज इन गार्बेज आउट है। अगर आपकी सर्च क्वेरी खराब है तो आपके जवाब भी गलत ही आएंगे, राइट? तो जी मैं क्या करता था उसको ना बता के, मैं समझता हूँ कि क्या करना चाहिए। अगर आपके पास एक कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई केस आ रहा है, कोई मैटर आ रहा है, सबसे पहली चीज, ये रिसर्च की बेसिक स्किल्स है, सबसे पहले आप वेयर एक्ट पढ़ें। कौन सा एक्ट लगता है, कौन सा सेक्शन लगता है, दैट्स पार्ट वन। आपने एक्ट और सेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप उसकी टेक्स्ट बुक पढ़ें, उस सेक्शन पे कमेंट्री क्या कहती है, तो आपको काफी ज्ञान उससे मिल जाएगा। फिर क्योंकि हो सकता है आपको पर्टिनेंट ना मिले, तब जाके तीसरे स्टेप पर आप जाइए अपनी डिजिटल लाइब्रेरी में, चाहे वो मनुपत्र हो चाहे एससीसी हो, तब आप आंसर ढूंढेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। अभी क्या होता है, आप थर्ड स्टेप ही आपका फर्स्ट स्टेप है, जी सेक्शन भी वहीं से ढूंढते हैं कि अच्छा कौन सा सेक्शन है, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर गलती आ रही है। जी तो पहला, एक्ट, then book. You can't replace the book. So, जी what an author in a book does, he brings a lot of judgment under one heading, right? So you would get lot of variety. और उस lot of variety में कई चीजें आपके काम की नहीं होंगी, ज्यादातर काम की नहीं होंगी, पर कहीं ना कहीं जाके दिमाग में रजिस्टर कर जाती है। आज नहीं, 4 साल बाद उसका ख्याल आएगा, जी तब आपको ये पढ़ा होगा तो आपकी मदद करेगा। जो आजकल आप जिस सर्च की, जयंत, आप बात कर रहे हो ना, वो सर्च बड़ी खतरनाक किस्म की जी सर्च है। जी जी मैं सर एकदम समझता हूँ कि मैं खुद इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले, क्योंकि जो आपने बात की, यही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ इसको कहते हैं कि पहले आप बेयर एक्ट देखें, फिर किताब कमेंट्री पे जाएं और उसके बाद सर्च करें, ताकि जो एक पूरा एक ओवरऑल उसका जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, और क्योंकि खासकर बतौर वकील आपको चीजें जैसा आपके सामने रखनी होती हैं, और जैसा आपके किसी भी तरह के सवाल उभर के आ सकते हैं, और वो सवाल यही होंगे कि भाई सेक्शन क्या कहता है, उसमें कोई प्रोवाइजो है कि नहीं, कोई एक्सेप्शन है कि नहीं, इस पे रेलेवेंट आपका थॉट प्रोसेस क्या है, और फिर कोई अगर मिलता जुलता जो उससे अगर जजमेंट हो। और ऐसा हमेशा नहीं होता कि जजमेंट मिले भी हम लोगों को, ऐसा कई बार होता है कि जजमेंट डेवलप करने में एक वकील की बहुत मदद होती है, जूरिस्प्रूडेंस जो सर आपने बात कही उसको डेवलप करने में, जो वकालत का जो पूरा खेल है, जो जिसको कोर्ट क्राफ्ट एडवोकेसी कहते हैं, वो बहुत कारगर होता है इसमें। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप अभी एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल हैं दिल्ली सरकार के, और इतनी आपकी रिच प्राइवेट प्रैक्टिस रही है, तो एक तो आप क्या अंतर पाते हैं सरकार को रिप्रेजेंट करने का वनस्पत जब आप एक प्राइवेट क्लाइंट को डिफेंड करते हैं, और कितना मुश्किल है? बिकॉज कई बार देखा जाता है कि चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, समटाइम्स दे कम हेवी ऑन गवर्नमेंट काउंसिल्स, बिकॉज नॉट ऑन द लॉयर एज सच, बट वो कई बार कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ बड़ी एक आयरन फिस्ट की तरफ कोर्ट उसका रवैया लेता है। तो सर उस पर आपके विचार जानना चाहते प्राइवेट लिटिगेशन एसेंशियली एडवर्सियल लिटिगेशन होती है। आप एक दूसरे से भिड़ जाएंगे अपना पॉइंट रखने के लिए, और वही काउंसिल्स का फर्ज है और उनकी ड्यूटी है कि अपने क्लाइंट का पॉइंट बड़ी स्ट्रांगली पूरी रिसर्च करके चले। हैं। जी Whereas government councils, when they represent the government, they have to be fair. It is not an adversarial litigation. You have to be fair. अब जैसे पीछे एक रिट पिटीशन आई, जो किसी ने कहा कि जी मुझको, मेरे बच्चा को ये तकलीफ है, सरकारी अस्पताल में जाते हैं, इंजेक्शन नहीं लगाते, जी some vaccination which were some were about 40,000 rupees. So I was representing the state. I said जी हम करा देंगे। उन्होंने जी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बनाया था, हमको भी बनाया था। आई ऑफर्ड कि हम करा देंगे, इसमें किस बात की एडवर्सियल है? बच्चा है, देश का सिटीजन है, उसको दवाई चाहिए, पेरेंट्स गरीब है, हमने दवाई लगवा दी, इंजेक्शन लगवा दिया। तो ये गवर्नमेंट लिटिगेशन में आपको फेयर होना जरूरी होता है।
एडवर्सियल नहीं होती वो। दूसरी बात, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, द कोर्ट्स जो होते हैं दे कम हेवीली ऑन द गवर्नमेंट इज फॉर द रीजन कि उनको लगता है कि कई ऐसी चीजें जो होनी चाहिए वो नहीं होती। जी अब आप कोविड टाइम पे देखिए, कोर्ट की जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली जी की कोर्ट में लगातार डे टू डे, इवन ऑन सैटरडे एंड संडे, जी दे यूज्ड टू होल्ड द कोर्ट एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग। अब जी आप सुप्रीम कोर्ट का इफेक्ट देखो, जो वैक्सीनेशन के ऊपर की वजह से गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, कुछ चीजें सरकार को करते हुए ऑफिसरों से मिस हो जाती हैं, तो जब कोर्ट उस पर करती है तो वो अपना अपना गुस्सा एक तरीके से जाहिर करते हैं। जो जी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज को उसको आंसर करना पड़ता है, उसे रेक्टिफाई करना पड़ता है। बड़ा रेयर सर्कमस्टेंस आता है जहाँ पे गवर्नमेंट भी अड़ जाती है कि नहीं जी यही होगा, और सरकार भी अड़ जाती है और कोर्ट भी अड़ जाती है, और फिर एक तरफ फैसला होता है। जैसे एनजेएसी वाला केस देख लो। जी जी तो वो एक्सेप्शनल सिचुएशंस है, बट ऑर्डिनरी केसेस गवर्नमेंट के भी ऐसे ही है जो कि नॉन एडवर्सियल है, एंड बीइंग फेयर काउंसिल इज गुड इनफ। सर, एक एक मेरा प्रश्न आपसे और भी है, क्योंकि अब आप सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपने वकालत इतने साल से देखी भी है। एक जो मुद्दा बार बार उठ के आता है और जजेस भी इसको उठाते हैं कि जुडिशरी में पेंडेंसी की एक वजह लिटिगेंट तो है ही है, साथ में पॉजिटिव जजेस भी है कि जो जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसकी उतनी नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे दिल्ली हाईकोर्ट में मेरे ख्याल से तकरीबन 60-66 स्पॉट्स हैं जजेस के लिए, पर 50% स्ट्रेंथ पे जजेस 51 काम बड़े करते हुए। हैं। जी, और उसमें भी सर उन पे प्रेशर 51। बहुत होता है, क्योंकि कम से कम 50 से 100 केस ऑन अ नॉर्मल डे सुनने पड़ते हैं। और कई बार आई थिंक जस्टिस ठाकुर विज्ञान भवन में, देयर वाज अ फ्रंट पेज पिक्चर वेयर ही ब्रोक डाउन व्हाइल एड्रेसिंग द गैदरिंग कि भाई, आप जुडिशरी को तो आप ब्लेम करते हैं, पर आप चीफ जस्टिस ने। जी जी, तो आप जब जजेस नहीं देंगे जनता के लिए तो काम कैसे होगा? तो इसमें सर आपको क्या लगता है लेक्यूना कहाँ है? इज देयर इनसफिशिएंट फंडिंग आइदर फ्रॉम अ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई जजेस के लिए मुहैया नहीं होती? क्योंकि जितनी बार बजट पारित होता है, जब हम देश में बजट सुनते हैं तो लिटिगेशन को लेकर, कोर्ट को लेकर उस बजट की कभी बात नहीं होती। तो इस चीज को हम कैसे, इसकी हम भरपाई करें? एक तो मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल सर, जो इतने सारे जो ट्राइब्यूनलाइजेशन हमने देखी है कि तरह तरह के ट्राइब्यूनल्स बन गए हैं, अब आपको क्या लगता है कि इज इट बेटर टू रादर एलिमिनेट दीज ट्राइब्यूनल्स एंड क्रिएट स्पेशल कोर्ट रूम्स इन वन कॉम्प्लेक्स? बिकॉज उससे लिटिगेंट का, जज का और वकीलों का टाइम बचेगा, और एक ही कोर्ट कंपाउंड में आप स्पेशल कोर्ट क्रिएट कर दीजिए रादर देन क्रिएटिंग 100 डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स जहां लोग भागते हो। तो ये दो मेरे सर अहम सवाल है आपसे, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता देखिए, जो पहला आपका सवाल है कि हाँ, पॉसिटी ऑफ जजेस इज ए सीरियस चैलेंज। जो हम 31 की हम बात कर रहे हैं, 31 जजेस इन दिल्ली हाई कोर्ट एज अगेंस्ट स्ट्रेंथ ऑफ 60-62, हूँ। जी राइट? तो हम 50% पे काम कर रहे हैं इसमें। ये दिस इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ इट। द जी लार्जर पार्ट इज ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी, राइट? हमारे यहाँ, मुझे फिगर्स नहीं मालूम इस वक्त, पर हमारे यहाँ जज सिटीजन रेशो बहुत खराब है जी कि पर सिटीजन पे कितने कितने सिटीजन पे कितने जज होने चाहिए। हमारे जैसे दिल्ली में देखते हैं, ये तो जुडिशियल सिस्टम में जन्नत अगर कुछ है तो वो यहाँ है। आप हरियाणा में जाके देखें, बिहार में जाके देखें, उत्तर प्रदेश के किसी रिमोट एरिया में जाके देखें, तो हालात और खराब मिलेंगे जुडिशियल सिस्टम में। तो अब कहाँ प्रॉब्लम है, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम हर स्टेज पर है। कि अब कॉलेजियम, जो आपकी, अगर हम हाई कोर्ट जजेस की बात करते हैं, कॉलेजियम पहले दिल्ली हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट की कॉलेजियम अपने नाम रिकमेंड करेगी, फिर वो जी सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के पास जाएगी, फिर वो लॉ मिनिस्टर के पास जाएगी, आईबी प्राइम मिनिस्टर उस प्रोसेस में है, गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुक जाता है। मैं कहीं सुन रहा था, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस डेटा, बट दिस इज व्हाट हर्ड, कि पिछले 2 साल में 14 नाम रिकमेंड हुए हैं हाई कोर्ट जजेस के लिए दिल्ली में, जी और सिर्फ 2 अपॉइंटमेंट हुई। ठीक है, तो ऐसे कैसे चलेगा? फंड का पैसा आई एम श्योर कहीं ना कहीं होगा। इसी तरीके से सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए है। इसीलिए आजकल जो बात चलती है एडहॉक जजेस अपॉइंट कर दें, तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ कंट्रोल। गवर्नमेंट वांट्स टू हैव देयर कंट्रोल, द जजेस वुड वांट टू हैव देयर ओन सेट ऑफ कंट्रोल। it is not difficult to choose 30 people from bar at any given point of time। 30 जनों का नाम एब्सोल्युटली। भेजने में कितनी दिक्कत है? उससे ज्यादा जी कॉम्पिटेंट लोग मिल जाएंगे और विलिंग मिल जाएंगे, जी जो भी उसके पुल्स हैं। रही बात आपकी ट्रिब्यूनलाइजेशन वगैरह की, yes and no to this। जी आई थिंक 1985-96 में ये डीआरटी आया था, अराउंड दैट टाइम डीआरटी बना था। उससे पहले बैंकों के केस हाई कोर्ट में आते थे और सिविल कोर्ट में जाते थे। तो यहाँ तो 15-15, 20-20 साल लग जाते थे, केस ही नहीं आ रहे।
हाई कोर्ट में पता 1 लाख रुपए से ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ तो आ रहा है, एविडेंस होने में दिक्कत होती थी, तो डिले तो उन्होंने डेफिनेटली कट डाउन कर दी है ट्राइब्यूनलाइजेशन है, डीआरटी के बनने से ट्राइब्यूनलाइजेशन, उससे बैंक के डिस्पोजल में तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली फर्क आ गया है, पर कहीं ना कहीं उसमें जस्टिस जिसको हम समझते हैं नेचुरल सर्कमस्टांसेस में, वो कहीं हिट हो जाती है। आपको क्रॉस का वहां क्रॉस एविडेंस नहीं होता, क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट नहीं होता, तो इट हैज सर्टेन बेनिफिट्स, ट्राइब्यूनलाइजेशन डज हैव बेनिफिट। जैसे कुछ ट्राइब्यूनल्स हैं जहां पर आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर देयर आर फील्ड एक्सपर्ट्स आल्सो सिटिंग देयर, जो फोर्सेस से हैं। लॉयर्स हर चीज तो नहीं जान सकते ना, दे मे अंडरस्टैंड द लॉ, बट अगर कहीं की इंट्रिकेसीज है, जैसे आर्बिट्रेशन में कहीं सिविल इंजीनियर बैठा है, कहीं पे रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल बैठा है जो कंस्ट्रक्शन को समझ सकता है, उतना कंस्ट्रक्शन तो कोई शायद ट्रेन्ड लॉयर नहीं समझ पाएगा ना। जी so it would have certain advantage and it has certain disadvantage। रही बात आपकी एक ही कॉम्प्लेक्स पे बना लें, सारे कोर्ट्स को वहां कर दें, डेफिनेटली लॉयर्स के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, लोगों की जर्नी कम हो जाएगी, एंड इट विल बी इजी टू डू मूव फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। बट आई वुड से व्हाई नॉट डिजिटलाइजेशन, जो हमको पेंडेमिक की वजह से डिजिटल वर्चुअल का हमको मजबूरी में एक्सपोजर लेना पड़ा। आई थिंक इट इज अ वंडरफुल सिस्टम ऑफ वर्किंग, यू डोंट हैव टू मूव एनीवेयर, व्हाई नॉट डू दैट और मेक सम प्रोग्रेशन ऑन दैट साइड। मेरा सर इसी अगर आई से, डोंट नो, क्योंकि जी जी मैं इनफैक्ट नेक्स्ट आपसे यही पूछने वाला था, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे स्पष्टीकरण ये चाहूंगा कि डिजिटाइजेशन अकॉर्डिंग टू मी हैज बीन अ ग्रेट बून, मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको कहते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ हमने परेशानियां भी देखी हैं। तो इस पे मेरे साथ दो तीन सवाल ये हैं। पहला कि यू हैव सीन practice going physically from one court to the other, to different tribunals, to various courts in your time, and now you are obviously additional standing counsel भी हैं, आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी, तो आप डिजिटाइजेशन को भी एम्ब्रेस करके वर्चुअली भी आप अपेयर हो रहे हैं। तो एक, where do you see the future of our legal industry in the next 1 or 2 years? I'll not say 5 or 10 years, वो तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, पर इमीडिएटली जब तक हम कोविड से जूझ रहे हैं, और मुझे लगता नहीं कि आधा एक साल कोई भी कहीं जा रहा है, तो इसमें हाउ कैन द कोर्ट्स एम्ब्रेस डिजिटलाइजेशन? दिल्ली हाई कोर्ट हैज डन अ वंडरफुल थिंग बाय एम्ब्रेसिंग टू सिस्को वेबएक्स। और जैसे आपने बाकी स्टेट्स की बात की, और मेरे भी कुछ वहां पे अपने दोस्तों से, कोलीग से बात होती है, तो हर जगह सिस्को वेबएक्स का यूज नहीं हो रहा, कोई हाई कोर्ट कुछ कर रहा है, कोई हाई कोर्ट कुछ कर रहा है, तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एक बात तो ये, दूसरा कहीं ना कहीं जो स्टाफ को इक्विप करने की जरूरत थी, चाहे वो लॉयर का स्टाफ हो, चाहे वो कोर्ट का स्टाफ हो, सो फार एज डिजिटल फाइलिंग एंड अप्रूवल ऑफ दोज डिजिटल फाइलिंग इज कंसर्न, वहां पे भी ग्लिचेस देखे जा रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि बतौर वकील हम फाइल कर दे रहे हैं, तो अभी भी लिखा होता है स्क्रूटनी में फाइल पड़ी हुई है, आप कोर्ट मास्टर को या कोर्ट स्टाफ को फोन मिलाना चाह रहे हैं, उनका फोन नहीं लग रहा, अगले दिन मामला आ जाता है, तो जैसा आप कहते हैं हमारे पास तो फाइल आई नहीं, पता चला अभी भी डिफेक्ट में पड़ी है, आपको डायरी नंबर मिल गया। तो ये जो सर सारी चीजें, इसका हम निवारण कैसे करें? एंड गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट डू यू थिंक इज अ बेटर मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, or the physical model that we are already exercising before, or virtual is the actual reality for the future of Indian judiciary? मेरे को लगता है हाइब्रिड मॉडल इज अ बेटर मॉडल, क्योंकि कई नाउ देयर इज अ जनरेशनल डिफरेंस, देयर आर लॉयर्स रेंजिंग फ्रॉम 70 years to 25 years of age, right? One who's 25 is more used to working on systems as against somebody who's 70 75. Some of them may want the matter to be heard physically. The same system works for judges also, because आप मानते चलो कोई भी जज, मतलब they must all be in the range of 50 plus, almost everybody, जी जी right? तो अब क्या है कि एक हाइब्रिड सिस्टम ठीक होना चाहिए, जो बीच में इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक्सपेरिमेंट किया कि जज कोर्ट में बैठे हैं, जिसे फिजिकल आना है वो फिजिकल आ जाए, जिसने सिस्टम से एड्रेस करना है वो सिस्टम के थ्रू एड्रेस कर दो। दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड। अगर कभी किसी केस में जजेस को लगता है या लॉयर्स को लगता है कि दिस रिक्वायर्स फिजिकल हियरिंग, मोर जजेस को लगता है तो बुला ले उन्हें, बट अदरवाइज इट शुड बी हाइब्रिड। दूसरी चीज जो आपने फाइलिंग वाली बात करी, अब ऑल इट रिक्वायर्स इज कि आपके पास एडोब का सॉफ्टवेयर हो जिससे आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो, आपके पास कंप्यूटर हो, आपके पास इंटरनेट स्पीड हो। आपकी डिजिटलाइजेशन तो पहले से की फाइलिंग इज फार इजियर देन बिफोर। कोई 4 बजे तक का काउंटर नहीं है, लाइन में नहीं लगना, फिर वो पुराने तरीके से वो शीट निकालेंगे साइक्लो स्टाइल, जिसपे वो टिक करते हैं ये ऑब्जेक्शन ये ऑब्जेक्शन। तो और ड्यूरिंग पेंडेमिक तो इतने ऑब्जेक्शन भी नहीं लग रहे, अदरवाइज आप कभी देखो पहले क्या होता था, डिम प्रिंट
जी, जी। ट्रांसलेशन नॉट गिवन, कुछ भी, मतलब जी, उनका मार्जिन काम नहीं ये मैच था कर कि रहे इसमें कुछ भी। हाँ, कि जी, कुछ भी करके फाइलिंग रोकनी है, जी, मतलब कष्ट होता था करने का। अब तो पेंडेमिक में ऑलमोस्ट हर चीज लग रही है, और जी, अब हर कोई पढ़ भी पा रहा है, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ नहीं पा रहे। अब जजमेंट्स पहले देते थे, अब ईमेल करते नहीं तो स्क्रीन शेयर करते हैं। तो लेट्स फाइंड अ वे ऑफ फाइलिंग, एक सिस्टम का भी आसान तरीका कर लें, जैसे कियोस्क बना दें। पहले टाइपिंग पूल्स होते थे हाईकोर्ट में, अभी भी शायद कहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे पूल्स बन जाने चाहिए कियोस्क की, जो आपको आपकी फाइल कन्वर्ट कर देगा, आपकी इंडेक्सिंग कर देगा, आपके फाइल वो कर देंगे चीजें। तो इसी जी, तरह की चीजों को चेंज करना चाहिए। अगर आप और तुमने देखा होगा, पहले प्रोसेस फी ना होने की वजह से कई बार सर्विस नहीं होती थी, प्रोसेस फी नॉट फाइल्ड, राइट। अब उन्होंने क्या किया, वो रूल चेंज किया, उन्होंने कहा केस फाइलिंग के टाइम पे आपको 500 रुपए जमा कराने हैं टुवर्ड्स प्रोसेस फी। उसके बाद आपको प्रोसेस फी की टेंशन ही नहीं करनी। आपके एक बार 500 रुपए लग गए, काम खत्म, राइट। वो आपकी किस्मत है, उसमें मतलब उसमें लिफाफे तो अपने देने पड़ते हैं, पर वो स्टैम्प की जी, कमी नहीं है, तो वो उस वजह से नहीं दिखती चीजें। लेट्स फाइंड अ वे ऑफ डीलिंग विद दैट, बट आई थिंक डिजिटलाइजेशन इज द फ्यूचर। जी। नहीं सर, ये आपने बड़ी स्पष्ट और साफ तरीके से बात रखी। एक मेरा सवाल और है सर, जो ट्रायल को लेके है और ट्रायल और डिजिटाइज़ेशन को लेके है, इसमें तकरीबन मेरे ख्याल जब से हमने पैंडेमिक की पहली लहर देखी है और दूसरी लहर से हम जूझ ही रहे हैं, तकरीबन 1 डेढ़ साल से कोर्ट्स में तो ट्रायल लिटरली ठप, मतलब है ही नहीं, ना ही के बराबर हो रहा है, और ऐसे हमारे क्लाइंट्स बहुत सफ़र कर रहे बिल्कुल। हैं। क्योंकि आपको आपके क्लाइंट्स से रिक्वेस्ट आती होगी, मुझे मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि भाई कब कोर्ट खुलेंगे, कईयों के मेंटेनेंस मान लीजिए पैसे अटके हैं, कईयों के मतलब ट्रायल तो इज़ अ फुलक्रम, ट्रायल ही नहीं होगा तो जजमेंट कैसे आएगा, ऑर्डर कैसे आएगा उस पे। तो ट्रायल सर हम कैसे वर्चुअली करें? आई डोंट थिंक कोई रॉकेट साइंस चाहिए ट्रायल कंडक्ट करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक संशय है जुडिशरी के मन में, मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं प्रॉम्प्ट ना हो जाए विटनेस को। आप बेटर ट्यूट कर सकते हैं, अगर कंप्यूटर पे बैठा है तो साइड में उसको कुछ प्रॉम्प्टर्स आ रहे हैं। तो एक इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम सुनने में आई हैं। इसके कुछ सोल्यूशन जो मैंने उजागर किए थे, और मैं सर समझता हूँ आप बेहतर कर पाएंगे कि भाई जैसे जो गांव घरों में लोग बैठते हैं, उनको जबरदस्ती शहर आने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए क्रिमिनल केस है या फौजदारी का मुकदमा है, दीवानी, जिसका भी मुकदमा हो, वो किसी भी शहर में बैठा हो, वहाँ डीएम एसडीएम के आप ऑफिस में कियोस्क लगा लीजिए। उस कियोस्क में उसका आधार देख के उसकी वेरिफिकेशन हो सकती है, और उनका फोन आप अपने पास रख लीजिए ताकि कोई प्रॉम्प्ट ना हो, और सीधे सीधे सवाल जवाब की श्रृंखला हो जाए अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो थिंग्स कैन बी सिंप्लीफाइड। और चक्कर यह है कि 1 डेढ़ साल से ट्रायल होने की वजह से जो एक बैकलॉग था ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, करेंट मैटर में सिर्फ अर्जेंट मैटर सुने जा रहे हैं। तो हम ट्रायल को कैसे डिजिटाइज करें सर? इस पे मैं आपका मत समझना चाहता देखिए, ट्रायल में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, हूँ। जी, पर ऐसा नहीं है कि इसके सॉल्यूशन नहीं है। इसके, जब ये पेंडेमिक नहीं भी था, पर विटनेस अगर कोई बाहर बैठा है, मतलब इज जी, इन अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर, तो भी उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एविडेंस रिकॉर्ड होता था। जी, उसका तरीका ये होता था कि आपको इंडियन एम्बेसी में जाना है, या हाई कमीशन जो भी है, जी, यहाँ से फाइल पहले भेजी जाती थी, वो कब वहां से एम्बेसी एम्बेसी से कोई आदमी वहां रहेगा, हु वुड वेरीफाई कि ये आदमी यहाँ आया हुआ है ड्यूरिंग इंडियन कोर्ट्स वर्किंग आवर, चाहे वहां के रात के 2 बज रहे हो, जी, ठीक है। और यहाँ से सवाल पूछते थे, वहां से जवाब आते थे। टाइप यहाँ होता था to the embassy. A printout was taken at the embassy. The person would sign. It will be sent back. जी, It will be scanned and sent back, and physical copy would come. But अब वो तो बड़ा cumbersome process है। पर हाँ, ट्रायल में प्रॉब्लम रहेगी। आई वुड से कि कुछ चीजें तो आपको फिजिकल ही करनी पड़ेगी, एंड ट्रायल इज वन ऑफ देम, क्योंकि उसमें जी, आपको विटनेस, अगर इफ ही स्टार्ट्स फेलिंग की नहीं, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा, दिख नहीं रहा, तो क्या कर लोगे? यू कांट चैलेंज इट। सडनली जी, वो काट दे, वो भी जी। यू कांट रूल इट आउट। आई थिंक वो तो फिजिकली होगा। क्योंकि बाजी की गुंजाइश बढ़ जाती है उसमें। आपने सही बोला है कि बोलते जी कनेक्शन है, ऐसे लोग हेलो हेलो करते हैं, खासकर जब वकील अपनी रिकवरी की बात करता है तो क्लाइंट के भी सिग्नल में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो उस हिसाब से सर आपने ये बात अच्छी रखी। सर बहुत आनंद आया आज आपसे बात करके। आपने अपना 1 घंटा दिया हम लोग को और हमारे यंग दर्शकों को। इतना कुछ सीखने को मिला आपकी यात्रा के बारे में, कैसे कैसे कोर्ट को हम अग्रसर करते हैं और कर सकते हैं डिजिटाइजेशन को लेके। आपने क्या क्या ज्ञान लिया अपनी इस यात्रा में, और जो आपने ज्ञानवर्धक बातें की हमारे दर्शकों तक, मैं समझता हूँ वो साझा करेंगे अपने जीवन में। और सत्र को सर समाप्त करने से पहले एक मेरी गुजारिश रहती है अतिथियों से कि एक क्लोजिंग कमेंट्स दें हमारे यंग दर्शकों को। और जब मैं यूथ की बात करता हूँ, मेरा मतलब सिर्फ जवान लोगों से नहीं है सर, मेरा मतलब वो भी है जो पीपल हु आर यंग एट हार्ट एंड यंग इन माइंड। तो उनके लिए सर 2 शब्द कहें। सी, मेरे को तो यही, व्हाट आई वुड से इज कि जिनका मन लिटिगेशन में है, मैं उन्हीं को एड्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि दैट इज व्हाट फील्ड आई एम इन। जी,
तो वकालत में, लिटिगेशन में अभी भी बहुत स्कोप है, पर इसमें सक्सेसफुल वो लोग हो रहे हैं वकालत के लिटिगेशन में, वो होंगे जो ये जानते बूझते कि ये बड़ा कठिन प्रोफेशन है, सर पे कफन बांध के आते हैं कि हम तो जूझ के ही जाएंगे, मतलब आग का दरिया और तैर के जाना है। वो लोग हैं जो इस वकालत में सक्सेसफुल होंगे। बाकी तो कोई किसी का बैकग्राउंड है, तो अगर आपको लिटिगेशन में रहने की आपके पास एबिलिटी है, 2-4 साल आप अपने को सस्टेन कर सकते हो कम पैसे में, तो बस जुनून है सक्सेसफुल होने का लिटिगेशन में, तो आप जरूर होंगे। ये डिसहार्टन होने वाली चीज जगह नहीं। जी, सर आपने बड़ी अच्छी बात रखी। वाकई में जूझना सबको पड़ता है और बहुत अच्छा ये हम लोग का पेशा है, एक वोकेशन है। तभी आपने बोला कि इसको एक प्रोफेशन माना जाता है, बोथ मेडिसिन एंड लॉ। और इतनी बड़ी बड़ी आपने हमें बातें बताई। मैं अपने दर्शकों से भी अपील करता हूँ कि अगर आपको हमारे ये मुहिम समझ आती हो, ये चैनल समझ आता हो, तो कृपया इसे दूसरों तक भी उजागर करने में हमारी सहायता करें। इसका सबसे सरल तरीका है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इससे दूसरों तक भी अच्छी अच्छी बातें पहुंचे और जो हम देश दुनिया से लोग आप तक ला रहे हैं, आप उनको दूसरों तक अवगत करा सकें। Until next time, see you soon. थैंक यू।